1 लाख प्लस का आज तक इस बाइक के अंदर पेट्रोल डल चुका है। 20,000 किलोमीटर चला लिया है। अब होप तो ये है कि इस बाइक को 1 लाख किलोमीटर चलाने हैं मेरे को। अब वो कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी देखो के पास में आके ब्रेक मारूंगा, और फिर अब अगर यही काम किसी अदर बाइक पर करोगे तो वो ठुक जाएगी या रुक जाएगी। तो ना KTM मेरे को खरीदते टाइम इतना प्यार नहीं था, इस बाइक से खरीदने के बाद हुआ है। वो क्यों हुआ है भाई, इस बाइक जैसे ऐसे अगर देखेंगे, अगर आप अच्छी वाली प्रीमियम वाली सर्विस करवाओगे, जैसे प्रीमियम बाइक है तो वो पहुंच जाती है 8-9 हज़ार रुपये के आसपास। भाई मैंने जब भी थ्रोटल खींचा है ना इस बाइक का, जब भी थ्रोटल खोला है ऐसी बावली सी हो जाती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही स्पेशल वीडियो। क्यों है? क्योंकि भाई KTM को पाल रहे हैं, ऑलमोस्ट पाल रहे हैं या रख रहे हैं कह सकते हो। मोटा इसको 2 साल हो जाएंगे अब अक्टूबर, या फिर हाँ अक्टूबर नहीं, शायद से 2 नवंबर को मैंने इसको परचेज़ करा था। अब नवंबर में बाइक को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ ना इसके 20,000 किलोमीटर वाली वीडियो बनानी है। तो बीच में बाइक नहीं थी, बाइक DD डॉन के पास थी। तो ये कितनी चली है? 20,686 किलोमीटर। और सर्विस भी आ गई इसकी, 20,000 रुपये मुझको सर्विस भी करवानी है। तो सर्विस अभी करवाने जाऊंगा, उसमें तो खैर अभी टाइम है। बट आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा डिटेल में पता चलेगा, अगर आप KTM लेते हो तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे बोला जाता है ना कि प्रीमियम कितना प्रीमियम है, क्या ख़राब होता है, क्या चीज़ें धोखा देती हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ तक कि इस बाइक की पेंट क्वालिटी कैसी है, आपको 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं ये भी बता दूंगा। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी पॉजिटिव्स है, कुछ ऐसे हैं जो इसके नेगेटिव्स है। तो 20,000 किलोमीटर के बाद इस बाइक का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा नहीं है, और मेरी ये एक मैं मानता हूँ ऐसी परचेजिंग रही है जो अच्छी है या बुरी है, वो चीज़ भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, मैं कभी भी कोई KTM फैन बॉय नहीं रहा था। जब भी मेरे को, जैसे कि मेरे पे इससे पहले R15 थी, R15 से पहले डोमिनार थी। तो R15 मैंने जून के मंथ में ली थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 3-4 महीने के अंदर फिर ये वाली बाइक ले ली थी। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैं कभी भी KTM फैन बॉय नहीं रहा था, ये मेरी एक पहली ऐसी बाइक है जिसको मेरे को ख़रीदने के बाद इस बाइक से इस लेवल की अटैचमेंट हो गई है। अगर भगवान ना करे कोई ऐसी मजबूरी पड़े जिस वजह से बेचना पड़े, मैं इसे कभी ना बेचूं, ऐसी बाइक है ये। लोग कहते हैं ना KTM रिलायबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस बाइक से मैं जितना खुश हूँ, जितना सेटिस्फाई हूँ, मुझे नहीं लगता किसी और बाइक से हो सकता हूँ एक्सेप्ट सुपर बाइक। ठीक है ना, मैं अपनी R15 से भी बहुत खुश था, पर मैं R15 से भी एक लेवल ज़्यादा इससे खुश हूँ, एक क्या कई लेवल। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल बाइक के बारे में। देखो ओवरऑल अगर आप लोग 360 देखोगे तो सबसे पहले आपको बाइक कुछ ऐसी लगेगी देखने में। एक बारी भाई इसके मतलब 390 के ऊपर मेरा एक बारी क्रैश भी हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह जो है इसके एग्जॉस्ट के ऊपर ये, और टैंक के ऊपर भी ये एक छोटा सा स्क्रैच है। ये टैंक मैंने फिर इसीलिए चेंज नहीं करवाया था, मैंने कहा छोटा सा स्क्रैच है, थोड़ा भैया ये नज़र बट्टू सा रहने दो। और एग्जॉस्ट पे भी ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं थी, इसमें ब्लैक पेंट मार दूंगा नज़र नहीं आएगा, तो वो चीज़ मैंने इसके ऊपर चेंज नहीं करवाई थी। तो एक बारी मेरा क्रैश भी हुआ था, क्रैश होने के बावजूद भी आप बाइक को एक बार चेकआउट कर सकते हो। अभी भाई हरिद्वार गए थे, किसी ने नंबर प्लेट तोड़ दी है, टाई लगाई, तो अब इसकी दूसरी नंबर प्लेट अप्लाई करूँगा, नहीं लगवाऊंगा। और ये लाइट भी ऊपर की है, जब लाइट तो पहले की टूटी हुई है, मेरे पे रखी है, अभी चेंज करवानी है। तो ओवरऑल अगर आप लोग 360 देखोगे बाइक, तो अगर मैं सच बताऊं तो जैसी डे 1 पे थी बाइक, आज भी वैसे है दिखाने में। वो क्यों है उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूं। इस बाइक के ऊपर मैंने कोई भी PPF वगैरह नहीं करवाई थी। मैंने इस बाइक के ऊपर नॉर्मल जो टेपिंग होती है ना, जिसको PPF कह के करोल बाग वाले बेचते हैं, वो चीज़ चढ़वाई थी। वो अभी भी इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ी हुई है। तो कहीं कहीं से आप लोगों को देखो ये चीज़ उतरती हुई नजर आ रही होगी। हाँ, इस चीज़ से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। यहाँ टैंक के पास से इसका 2 साल के अंदर ये देख रहा हूँ आप, ये पेंट उतर गया। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे बढ़िया नहीं लगी। हालांकि जब बाइक ली थी इसके ऊपर भी मैंने इस तरीके का ना, ये जैसे यहाँ पे लग रखा है, आप कह सकते हो जो बेल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है ना, यहाँ पे टैंक पे स्क्रैच ना है, तो यहाँ पे भी लगवाया था। वो उड़ गया था अपने आप चलते चलते, पता नहीं क्या हुआ था। जब मैं बाइक चला रहा था ना, चलते चलते वो उड़ गया था। फिर उसके बाद दोबारा मैंने लगवाया ही नहीं, मैं भी थोड़ा आलसी हूँ, फिर ये रह गया। तो इस पर थोड़ा सा पेंट उतर रहा है, तो इसके ऊपर अब दोबारा लगवा लूँगा। ऐसे पेंट उतर तो अच्छा सा नहीं दिखता, अब इसके ऊपर खुद तो पेंट करूँगा नहीं, तो इसको मैं देख लूँगा, इसका ठीक करा लूँगा। एक ये पार्ट है 2 साल के अंदर जहाँ मुझे थोड़ा सा पेंट क्वालिटी में इसके डाउन साइड लगा है, वरना ये पार्ट इसका रैप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रैश के बाद चेंज करवाया था मैंने, इस पर दोबारा रैप ही नहीं कराया क्योंकि मैट था, स्क्रैच नहीं आती है। इसके ऊपर से मैंने अभी कुछ टाइम पहले PPF उतारी है, वो जो PPF या फिर पन्नी कह सकते हो जो चढ़ी हुई थी, उसके बाद आप ये चेकआउट करो, एकदम ब्रांड न्यू है। बाइक मैंने कल ही वॉश करवाई थी या परसों वॉश करवाई थी। फ्रंट का जो मडगार्ड था इसके ऊपर भी वो पन्नी चढ़ी हुई थी, मैंने वो भी इसके ऊपर से उतारी है। तो इस पर भी कोई मतलब जो पेंट क्वालिटी है वो अच्छी है, कोई स्क्रैचेज नहीं है, कहीं से कोई पेंट नहीं उड़ रहा है। तो मैं ओवरऑल अगर पेंट क्वालिटी की बात करता हूँ तो 390 की जो पेंट क्वालिटी दी यहाँ पे KTM ने, वो मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल जैसे एलॉय व्हील है 2 साल के अंदर बाइक के, जो मतलब एलॉय व्हील हो गया, फिर जो ऑरेंज कलर है इसकी चेसिस पे, तो वहाँ से भी वो चीज़ भी डलनी पड़ी है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं बाइक घर के अंदर खड़ी करता हूँ, अगर ये धूप में बहुत ज़्यादा खड़ी होती तो शायद से जो कलर है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता और एलॉय व्हील पे से ही पड़ सकता था। तो वहाँ पे वो चीज़ इसके साथ नहीं हुई है, तो वो चीज़ मेरे को पर्सनली यहाँ पे एक अच्छी लगी। पहले थोड़ी सी अच्छा ही बता रहा हूँ बाइक की, ठीक है।
अब एक चीज़ है कि राइड क्वालिटी, देखो राइड क्वालिटी के मैंने ऊपर मैंने सोचा है कि मैंने आपको एक चला के वीडियो बना के दिखाऊंगा कि जब मैंने डे 1 पे ली थी तब कैसी चलती थी, और जब आज ये 20,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है तो अब इसका इंजन कैसा परफॉर्म करता है, किन चीज़ों में इसके अंदर अच्छी चीज़ें आई हैं। तो राइड क्वालिटी वाली चीज़ चला के बताने में आपको मज़ा आएगा। ऐसे तो नॉर्मली भाई आप मतलब मेरे को भी ऐसे मज़ा नहीं आएगा नॉर्मल सा बताने में, प्रॉपर चला वाला के देखेंगे ना तब बढ़िया मज़ा आएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे कि इसके अंदर क्विक शिफ्टर वगैरह आता है, कोई आज तक इसके ECU को लेकर कोई फेलियर या फिर इसके अंदर कोई सिस्टम में इसके कोई एरर आना या फिर इसके अंदर मीटर में कोई प्रॉब्लम आना, जैसे कि इसमें कहा जाता है कि बारिश के टाइम पे चलाओ तो इसमें पानी आ जाता है। मैंने इस बाइक को प्रॉपर खतरनाक बारिश के अंदर मनाली करा हुआ है, बहुत तगड़ी बारिश में केदारनाथ ले गया था, दिल्ली से ऋषिकेश तक कॉन्टिन्यूस बारिश के अंदर चलाई थी। तो भाई इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर आज तक कोई पंगा नहीं आया। तो वो चीज़ों को लेकर मैं बोलूँगा कि कोई कंप्लेंट नहीं है। जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि प्रीमियम जो चीज़ मैं कह रहा था कि प्रीमियम चार्ज करना, प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो चीज़ यही है कि प्रीमियम पार्ट से तो कोई भी चीज़ इसकी पार्ट फेलियर वाला धोखा नहीं देती बाइक, तो वो एक चीज़ अच्छी है। तो भाई देखो पार्ट फेलियर वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं होता है, और बाय गॉड इसकी आज तक मेरी भाई कोई यहाँ से ना मतलब कोई सस्पेंशन की जो सील वगैरह वो भी नहीं कटी है, क्योंकि मैं यूजुअली साफ़ करके चलाता हूँ, और मेरी रियर सस्पेंशन भी बढ़िया है। अविरल भाई वाली बाइक की आगे की सस्पेंशन भी कट गई, उनकी पीछे की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ गई है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ना खुद भी थोड़ा इसको छेड़ते रहते हैं। उन्होंने इसको सॉफ्ट टाइट करने के चक्कर में पता नहीं क्या करा, इसकी एडजस्टमेंट हिल गई थी, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी लैग कर रही थी। तो मैं पर्सनली भाई देखो मेरा एक थॉट है, मैं अपनी बाइक में ज़्यादा छिड़वाता नहीं हूँ। काफ़ी लोग कहते होंगे प्रीत भाई आप मॉडिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं कराते, पर मेरे को ऐसा मज़ा नहीं आता है कि मतलब इधर उधर उंगली करवाने में। आई डोंट लाइक दिस। मैं अपनी बाइक स्टॉक रखना पसंद करता हूँ, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स में चेंज कर लिया ना, जैसे कि इसके मिरर मैंने दूसरे लगा लिए, तो इससे कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कि इसकी राइडेबिलिटी पर फ़र्क पड़े। तो वो काम मैं पर्सनली करवाना पसंद नहीं करता हूँ, तो उस वजह से भी एक रीज़न है जिससे कि ये अच्छे से परफॉर्म करे, आज तक बढ़िया चल रही है और आगे भी ऐसी चकाचक चलेगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके डाउन साइड के बारे में, जो है आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी जो मैंने लिखा है। टाइटल कह नहीं सकता, थंबनेल में तो लिखा ही होगा। 1 लाख प्लस का आज तक इस बाइक के अंदर पेट्रोल डल चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 20,000 किलोमीटर में आपने 1 लाख रुपए का पेट्रोल कहाँ डलवा दिया। अभी मैं समझाता हूँ भाई। देखो आप एक बात समझो, इस बाइक की एवरेज ये 20 की, 18 की, 25 की, 26 की इतनी एवरेज देती है। मीटर में कभी कभी ज़्यादा भी दिखा देते हैं, और हाईवे पे मैक्सिमम आज तक मैंने इससे 27 की निकाली, और एक बारी पता नहीं भाई इस बाइक ने कहते 30, 32 की, 35 की एवरेज निकाल दी थी, मुझे नहीं पता वो। तो वो भी एक थोड़ा सा मेरे लिए सस्पेंस वाली चीज़ है। खैर अगर बात करी जाए इसकी फ्यूल इफिशिएंसी की, वो भाई इस बाइक की बहुत घटिया है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बात बताऊं, अगर आपको ये है कि भाई आपको इस बाइक को डेली चलाना है, तो भाई आप अपना 1 महीने के अंदर रनिंग कॉस्ट के हिसाब से इसके लिए कम से कम भी नहीं तो डेली चलाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का सिर्फ पेट्रोल निकाल के रख दो। और भाई हम लोगों की तो रनिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा भी नहीं बहुत ज़्यादा रहती है। कभी हम घूमने चले गए तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा अगर सिटी में चला रहे हैं तो ट्रैफिक रहता है, भीड़ रहती है, जगह नहीं मिलती। और अगर इस बाइक को स्टार्ट खड़ी रखो ना, उस टाइम पर बहुत पेट्रोल पीती है ये। जैसे ट्रैफिक में खड़ी है, गर्म हो रही है, वहाँ पर बार बार स्टार्ट करना चलाना, वहाँ पेट्रोल को पानी की तरह पीती है। तो वहाँ पर एक पंगा क्रिएट करती है, स्पेशली पेट्रोल के मामले में। अब बताता हूँ कि भाई इसमें पेट्रोल में आज तक का 1 लाख का खर्चा कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ, वो एक बताने वाली चीज़ है ना। चलो कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब बात करते हैं इसका पेट्रोल का 1 लाख का खर्चा हुआ कैसे है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब भी कभी इसको राइड पे लेके जाता हूँ ना, मान लो जब भी हम मोस्टली कभी भी राइड करते हैं, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की राइड आसपास बनी जाती है, 1000, 1200, 1500। जब मैंने इसको 1000 किलोमीटर की राइड पे लेके गया हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट पेट्रोल का खर्चा रहा है 5000, 7000, 6000, इतना पेट्रोल ये पीती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, आप एग्जांपल मान के चलो 1000 किलोमीटर बाइक चलाने में अगर 5,000 रुपये का पेट्रोल पी रही है, तो 10,000 किलोमीटर चलाने में 50,000 का पेट्रोल हो गया, और 20,000 किलोमीटर चलाने में 1 लाख रुपये का पेट्रोल हो गया। तो मोटा मोटा 1 लाख रुपये से ज़्यादा का ही मैंने इसके अंदर पेट्रोल डलवा लिया होगा। कभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा था। ये भी क्यों कैलकुलेट करा, जब मेरे को वीडियो बनानी थी ना, तो मैंने कहा एक बार देखूँ आज तक इसमें तेल कितने का डला होगा। तो ऐसी सडन मैंने ऐसी कैलकुलेट करके देखा, मैंने कहा 1 लाख का पेट्रोल डल गया। मैंने कहा ठीक है यार, कभी पता नहीं लगा कि 1 लाख का तेल डलवा चुका हूँ इसके अंदर। ठीक है, प्राउड वाली बात है, ये गम वाली बात है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है यार, जब लिया अफोर्ड कर रहे हैं इजीली आराम से, इतना पेट्रोल भरवा लिया है, तो प्राउड वाली बात होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ये एक इस बाइक का डाउन साइड है कि भाई अगर आप इसको खरीद रहे हो, डेली चलाने का प्लान कर रहे हो, तो पेट्रोल को पेट्रोल नहीं है, पानी समझती है, खूब पेट्रोल पीती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। पहला इसका जो डाउन साइड मुझे 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद लगा। सेकंड, अगर मैं इसके डाउन साइड की बात करता हूँ तो इसका मेंटेनेंस में सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक की। अगर आप एक अच्छा देखो यार, सर्विस कराने के दो तरीके के लोग होते हैं, एक मैं हूँ और एक डिफरेंट टाइप का है। मैं ऐसा हूँ, अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी चीज़ डलवानी है, कूलेंट डलवाना है, मैं इसमें 500 रुपये का कूलेंट डलवाता हूँ, परफॉर्मेंस कूलेंट। अगर आप चाहो तो नॉर्मल डलवाने को 100-150 रुपये का भी आ जाता है, 200 रुपये का भी आ जाता है। अब वहीं पर इंजन ऑयल के साथ है, इंजन ऑयल मैं इसके अंदर जो डलवाता हूँ 2200-2300 रुपये का इंजन ऑयल कॉस्ट करता है इसके अंदर जो डलता है। अगर वहीं पर आप दूसरा डलवाओ तो वो ऑलमोस्ट 1600-1700 रुपये का आ जाएगा। कोई बेकार इंजन ऑयल है, पर मैं और अच्छे वाला डलवाता हूँ, जिससे मेरी बाइक बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त चलते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है चलाने में, मुझे स्मूथ रिफाइंड एक नंबर की फील होती है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो ऐसे अगर देखेंगे, अगर आप अच्छी वाली प्रीमियम वाली सर्विस करवाओगे, जैसे प्रीमियम बाइक है तो वो पहुँच जाती है 8-9 हज़ार रुपये के आसपास। अगर वहीं पर आप थोड़ी सस्ती वाली सर्विस करवाओगे तो वो भी कम से कम 6,000 रुपये के आसपास तो कॉस्ट करती है। तो वो एक चीज़ थोड़ी इसकी एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि सर्विस का जो इंटरवल है ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर के आसपास रहता है। अगर सर्विस इंटरवल होता है इसका 10,000 किलोमीटर के आसपास, और जब भी सर्विस कॉस्ट आ रही होती है इसकी 10,000 रुपये, तो भी 10,000 रुपये में मान लो 7,000 रुपये के करीब भी आ रही होती है, 8,000 की भी आ रही होती तो भी चल जाता। पर वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। साथ में इसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े महंगे हैं। पार्ट्स इन द सेंस जैसे कि इसका फ्रंट का डिस्क ब्रेक अकेला ही ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 2,600, 2,800, 3,000 रुपये के आसपास, जो मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट अगर वहीं पर उसकी यूएसपी की बात करी जाए, सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी ब्रेकिंग ऐसी थोड़ी ना है। आप ये लगा लो 400 सीसी तक की सबसे अच्छी ब्रेकिंग आपको केटीएम ही ऑफर करता है। और अगर आपने एक बार इस बाइक की ब्रेकिंग रेगुलर लाइफ में यूज़ करनी शुरू कर दी ना भाई, यूज टू हो जाओगे, लत लग जाएगी। और एक आदत पता है क्या ख़राब करते हैं स्पेशली ब्रेकिंग के मामले में, आपको पता है कि मेरी ब्रेक इतनी अच्छी है, मैं हल्की सी टैप करूँगा मेरी बाइक रुक जाएगी, फिर आपको पड़ जाएगी घुस के ब्रेक मारने की। घुस के इन द सेंस अगर आगे कोई व्हीकल चल रहा है कुछ भी है, आप उसके पास में आके ब्रेक मारोगे, और फिर आप अगर यही काम किसी अदर बाइक पर करोगे तो वो ठुक जाएगी, ये रुक जाएगी। ये फ़र्क है। और साथ के साथ इसका जो ABS है वो इतना अच्छा दिया हुआ है ना केटीएम ने, आई अप्रिशिएट। मैं कहीं भी ब्रेक मार देता हूँ, इसके अंदर मुझे ये फील नहीं होता कि ABS किक इन करेगा, ब्रेक नहीं लगेगी। आपको सबको ही पता होगा ABS किक इन करता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो एक चीज़ इस बाइक की बहुत अच्छी है, जो तारीफ लायक चीज़ है। मतलब आप ये लगा लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 20,000 किलोमीटर चला लिया, आज तक एक बार भी इसके ABS ने किक इन नहीं करा है। कई बार तो मुझे लगता है ख़राब तो नहीं हो गया, ख़राब वराब नहीं हुआ भाई, कभी ABS किक इन नहीं करते, क्योंकि जो वो है ना इसके अंदर ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स आते हैं। बाइट बहुत अमेजिंग है, एकदम सडन रुकती है, ठीक है। मैंने किसी वीडियो के कमेंट में पढ़ा था, वहाँ पे बंदे बोल रहे थे कि मैंने बोला इसके अंदर जो क्विक शिफ्टर है उसमें आप अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट दोनों कर सकते हो क्लचलेस। कोई कह रहा था कि इसके अंदर सिर्फ अपशिफ्ट कर सकते हो, डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, इसमें डाउन शिफ्ट भी होता है, इसमें कोई ऐसा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ने ही बोला था, जब मैं से ले रहा था उन्होंने कहा था भाई यूज़ कर सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो 20,000 चला लिया, अभी तक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे पता तो चलता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है। तो क्विक शिफ्टर दोनों चलता है, ऊपर भी नीचे भी मस्त बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा क्विक शिफ्टर चलता है मेरी बाइक का। तो भाई पर्सनली बता रहा हूँ, इतना बढ़िया चलता है। मैं तो फर्स्ट गियर के बाद क्लच ही नहीं दबाता, और इतनी गंदी आदत है ना क्विक शिफ्टर की, अदर बाइक चलाने के टाइम पे ऐसा लगता है कि हाथों में दर्द हो रहा है क्लच दबा दबा के। तो वो एक चीज़ है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, कुछ लोग क्या सभी को पता है कि भाई इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ी सी कम है। तो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई थोड़ी कम, बट अगर मैं पर्सनली बताऊं, अगर आप सोलो चला रहे हो तो सोलो ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस का इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसका जो ये पाइप है ना, बैंड पाइप, और जो नीचे का पूरा सिस्टम है, इससे तो मैं भाई शुरू से जब भी आई थी जब से ही परेशान हूँ। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा इसके ऊपर ये क्या लगा रखा है, गर्म हो रहा है इसलिए टच नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं लगा रखा, ये है ही ऐसा, इस पर रस्टिंग सी आ गई है, पता नहीं क्या चीज़ है। देखूंगा या तो इसको खुलवा के कभी पेंट वेंट करवा दूंगा, जिससे कि इसकी जो मेटल है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से पूरा नीचे से एक बार चेकआउट करो, पूरे पे रस्टिंग आ गई है यार। मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं इसके ऊपर इतनी रस्टिंग आई तो आई कहाँ से और क्यों आई है, ठीक है। और बाकी अगर इस इंजन की बात करी जाए भाई, ये तो जैम है जैम, इससे तो अलग ही लेवल का प्यार है। मैं कह रहा था ना KTM मेरे को खरीदते टाइम इतना प्यार नहीं था, इस बाइक से खरीदने के बाद हुआ है। वो क्यों हुआ है भाई, इस बाइक जैसा एक्सेलरेशन है ही नहीं कहीं पे। जेन्युइन बता रहा हूँ, आज तक इस बाइक को मैंने 20,000 चलाया, कहीं पे किसी ट्रक के पास से सिंगल रोड पे निकल रहा हूँ, लॉन्ग राइड पे हूँ, कहीं पे पहाड़ों पे हूँ, कभी बाइक ने ये फील नहीं कराया कि भाई प्रीत इसके अंदर पावर तुझे कम लग रही है। कभी आज तक ये फील नहीं करवाया, बल्कि ऐसा लगता है कि भाई क्या पागल मशीन बना रखी है KTM ने। ये जेन्युइनली भाई बहुत ही बेहतरीन पावर है, बहुत ही बेहतरीन। इस चीज़ की तारीफ़ करने के लिए कोई KTM पैसे नहीं दे रहा, कोई वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ दे, मैं तो और करूँगा फिर पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ भाई, अपने पैसे लगा के बाइक लिए, सब कुछ एकदम चकाचक है, बहुत बढ़िया पावर है। इस जैसी पावर मैं सच बता रहा हूँ और किसी बाइक में फील ही नहीं हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं निंजा 400 का नाम नहीं सुना, ट्विन सिलेंडर है। भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो एक मैं आपको फैक्ट बात बताता हूँ, अगर आप एक राइडर है ना, अगर आपको एक बाइक चलाना पसंद है, आपको उसके अंदर इनिशियल और मिड रेंज चाहिए होगा। टॉप एंड में शाइन करे ना करे चल जाता है, बट ये तो हर चीज़ में शाइन करती है। मैं बता रहा हूँ, इनिशियल अच्छा होना चाहिए, मिड रेंज अच्छी होनी चाहिए, आपको बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा, आपको उसे कहीं बेचने का मन नहीं करेगा। तो वो चीज़ मेरी KTM खरीदने के बाद इस बाइक के साथ हुआ है। मतलब मैं इसको कितना भी चलाऊँ मुझे बहुत मज़ा आता है। हालाँकि इसकी जो सीट है ये बहुत ज़्यादा चलाने नहीं देती, ये थोड़ी सी मतलब ऐसी है, कंफर्टेबल कम है कि आपके बर्ड्स में पेन होने लगता है। बट ये है कि अब तो भैया इतनी चला लिया, तब तो ये वाव लगने लगी है। पहले ऐसा होता था 50-70 किलोमीटर चलाने के बाद ब्रेक चाहिए होता था, अब ऐसा 100, 130 किलोमीटर चला सकता हूँ एक सिंगल रन पे, पेन नहीं होता है, ठीक है। वो एक आदत वाली बात पड़ जाती है। बाकी इस बाइक के अंदर जो KTM टायर देता है, स्टॉक टायर जो आते हैं इसके अंदर, मेडजिलर के आगे 110, पीछे 150, दोनों रेडियल टायर आते हैं, 8-17 इंचज़ के। वाव टायर, व्हाट अ टायर मैन। उस जैसा टायर मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई हो ही नहीं सकता है। मेडजिलर से अच्छा ज़रूर मिल जाएगा, पर ये लगा लो आप जो कंपनी एक टायर दे रही है ना भाई, बेस्ट टायर है। वरना मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ क्या करती है, अपना टायर के ऊपर करते हैं कॉस्ट कटिंग। वहाँ पे वो सोचते हैं भैया थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर लो, थोड़ा हल्का मतलब सस्ते वाला टायर दे दो, बट नहीं,
16,500 या 15,500 या 15,900 16,000 रुपये का कुछ इसका पेयर आता है टायर का, जो मेटजिलर है। बट अब वो ऑफलाइन मिलता ही नहीं। ऑफलाइन इन द सेंस कि सिर्फ ये बाइक बन के आएगी तभी इसके साथ मेटजिलर मिलेगा, वरना इसके साथ मेटजिलर कंपनी क्या बाहर कहीं मार्केट में बहुत ट्राई करा, नहीं मिल रहा है। उसका एक मुझे बढ़िया अल्टरनेटिव लग रहा है कि मैं इसके अंदर मिशलिन डलवा लूँ। रोड पायलट 5 जो डी डॉन की RR 310 के अंदर है, वो टायर भी बहुत अच्छा है। इस टायर से मच बेटर है H1 से। तो टायर वाली वीडियो भी एक आएगी, आपको डेडिकेटेड सिखाऊंगा, मतलब सिखाऊंगा इन द सेंस आपको बताऊंगा आज तक मैंने जो टायर्स के ऊपर कितना एक्सपीरियंस करा है, कौन सा टायर कैसा है, क्या नहीं है। बहुत मतलब डेप्थ में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली टायर्स को लेकर। एक अच्छे टायर का, एक लो प्रोफाइल टायर का, एक ऊँचे टायर का, एक नीचे टायर का क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर उसके अलावा मैं बात करता हूँ कि इसकी ब्रेकिंग बता दी मैंने आपको। आज तक मैंने बाइक की क्लच वायर वगैरह भी चेंज नहीं करवाई, जो कंपनी से आई है वही चल रही है एकदम। देखो बढ़िया है, क्लच व्लच भी एकदम मस्त है। हाँ, इसका भाई ये वाला लीवर बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव भी नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। आप ये लगा लो, इधर का लीवर कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 400 450 रुपये, तो ये वाला ज़्यादा आ जाना चाहिए 500 रुपये का, 600 रुपये का। ये कॉस्ट करता है 2000 रुपये। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इतना ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस क्यों है। एक तो एडजस्टेबल लीवर है शायद इस वजह से, और दूसरा इस वाले लीवर पे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं, मुझे खुद को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, शायद इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव चार्ज करते होंगे। तो जेनरली मेरे को भी नहीं पता इसका, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है। कुछ चीज़ें इसकी बहुत सस्ती भी हैं, जैसे कि ये वाला इसका क्रैश गार्ड, ये ढीला कैसे हो गया, 300 रुपये कॉस्ट करता है ये। चलो इसको घर जाके भी टाइट कर लूँगा। 300 रुपये का आता है ये एक साइड का, और इसका मास्टर सिलेंडर भी लगभग 1000 रुपये के आसपास का आता है। तो कुछ चीज़ें सस्ती भी है, कुछ बहुत महंगी भी है। अब 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद देखो जो इसकी डिस्क ब्रेक की प्लेट है ना, इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं बनी है, मतलब कोई गहराई नहीं है इससे कि प्लेट ख़राब हो जाए। एंड सेम थिंग गोज विद फ्रंट, तो यहाँ पे भी एकदम चकाचक मामला है। और हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी आज तक कभी कोई परेशान नहीं करा है। जैसे कि ABS फेलियर की कोई वार्निंग आ जाए, क्विक शिफ्टर से रिलेटेड कोई वार्निंग आ जाए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बाइक को लेते टाइम हर कोई ये कहता है कि भैया इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा है। कल के दिन को आप लॉन्ग राइड पे गए, रास्ते में खड़ी हो गए, तो आप क्या करोगे। और आज तक भाई इस बाइक ने मुझे रोड पे भी नहीं खड़ा करा। एक बार इसका बस रेडिएटर ब्लास्ट हुआ था, वो एक ऐसी चीज़ है कुछ लगने से हुआ है, वैसे टेक्निकली बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वो चीज़ भी है कि इसकी बहुत अच्छी है। तो हम तो भैया अपने डुकासुर से बहुत ही खुश हैं, खुश भी नहीं बहुत ही खुश हैं। 20,000 किलोमीटर चला लिया है। अब होप तो ये है कि इस बाइक को 1 लाख किलोमीटर चलाने हैं मेरे को। अब वो कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी देखो, और कब तक चले, कब तक तो खैर कहना ही बेकार है। अभी 2 महीने पहले 15,000 चली थी, 2 महीने भी नहीं होंगे यार, 1-1.5 महीना हुआ होगा मैक्सिमम, 5,000 और चल गई, हो गई 20,000 किलोमीटर। अब हर 2-2 महीने में तो 10-10 हज़ार की सर्विस करानी पड़ती है, इतना तो खर्चा हो रहा है। फिर आप लोग कह रहे हो सुपर बाइक क्यों नहीं ले रहे। लेंगे थोड़ा रुक के लेंगे, थोड़ा अब ज़्यादा क्या, अब तो थोड़ा बहुत ही रुकना हो रहा है। सुपर बाइक भी लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और इस बाइक को रख के, इस बाइक को पाल के 20,000 किलोमीटर चला के मुझे सुपर बाइक ओन करने के लिए सारी चीज़ें मेरी यूँ क्लियर हो गई हैं। कहाँ क्या खर्चा होगा और कौन सी चीज़ कितने की आएगी और क्या चीज़ है, किन पे कैसे खर्चा करना है, तो वो चीज़ मेरी क्लैरिफिकेशन हो गई है। एक जो मेरा विज़न है वो क्लियर हो गया कि हाँ भाई प्रीत भाई, अगर आप ले लोगे तो आपको ये चीज़ों के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरी बढ़िया एकदम मस्त क्लियर हो गई, चकाचक। और डुकासुर में आपकी क्या बुराई करूँ, थोड़ा गाइस सोचने दो। हैं लाइट्स में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो नई KTM आ रही है 390 शायद उसमें इंप्रूव हो जाए। एलॉय व्हील ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बता दी, एग्जॉस्ट भी मैंने बता दिया, क्विक शिफ्टर अच्छे से काम करता है। और वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूँ, हाँ ये एक अच्छी चीज़ याद आई है। जब ये बाइक नई आई थी ना, तो थोड़ी स्मूथ कम लगती थी, कम इन द सेंस थोड़ा चलाओ तो ऐसा फील होता था कि थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं। जैसे जैसे इस बाइक के किलोमीटर क्लॉक हुए, ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर जब इसने पार करे, 5 या 7,000 पार करे, तो मुझे फील हो कि यार बाइक और स्मूथ हो गई है। फिर इसने 10,000 किलोमीटर पार करे, मैंने कहा वाह और स्मूथ हो गई है। फिर इसके किलोमीटर हुए कवर लगभग 13,000 किलोमीटर, मैंने कहा अब स्मूथनेस एक पॉइंट पे आके रुक गई है। मैंने कहा यार और रिफाइंड होनी चाहिए ना अभी तो है। फिर मेरे को पता चला इसमें डलवाओ 300V मॉड्यूल 300V स्क्वायर, जो भी स्क्वायर नहीं था वो सिर्फ V था, 300V इंजन ऑयल डलवाओ। उसके बाद तो भाई सही बता रहा हूँ 100 की स्पीड पे चल रही है, छठा गियर डाल रखा है। कई बार तो ऐसा फील होता है इंजन बंद हो गया नीचे, इतनी स्मूथ इतनी रिफाइंड हो जाती है। और हीटिंग की अगर बात करूँ ना भाई, हीटिंग भी कोई खास नहीं है। एक 400cc की बाइक है, अच्छा वाला कूलेंट वूलेंट डला हुआ है, तो हीटिंग का ऐसा जितना कोई मेरे को इशू लगता नहीं है। तो वो भी एक चीज़ सही है। बाकी अगर इसकी बात करी जाए तो भाई देखो ये Day 1 से बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आप लोग चेकआउट मारो, बढ़िया चकाचक अपना सब कुछ प्रॉपर अच्छे से वर्क करता है। ब्लूटूथ बढ़िया कनेक्ट हो जाता है। एंड जैसे इसके बटन्स है ना, ये पानी वानी में जाने से जब ये नई थी तो मेरे को ये था कि कहीं ये जैसे वाटर में जाएंगे ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं क्रिएट करेंगे, तो इनमें भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है ना। और बाइक ने तो मुझे पर्सनली भाई नहीं परेशान करा। डुकासुर की कोई सोच लूँ दिक्कत नहीं यार, नहीं याद आ रही। तो और कुछ तो है नहीं भाई, देखो इसके अंदर जो फैक्ट बात है सब कुछ बढ़िया है। बस अभी इसमें आजकल ना एक प्रॉब्लम कर रही है, ये आगे से कूद रही है। कूद इन द सेंस जब चलाओ तो ऐसा लग रहा है कि बाइक सही नहीं चल रही है।
तो मैं इसके अपोलो H1 के जो वो है ना, जो ऑथराइज सेंटर हैं उन पे जाऊंगा और मुझे एक बार इसके जो टायर्स हैं जाके चेक करवा के आऊँगा, वहाँ पे अलाइनमेंट करवाऊँगा, क्योंकि मैंने बाइक चेक करा लिया है, यहाँ से कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एक बार इसका अलॉय व्हील चेक कराऊँगा, अलॉय व्हील में तो कोई बैंड नहीं है, क्योंकि अलॉय व्हील में भी कोई बैंड होना तो नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और अलॉय व्हील के अंदर कोई बैंड नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा एक बार इसके टायर चेक कराने हैं। टायर में मुझे पता है क्या चेक करवाना है, इसका जो टायर है, जैसे कि मैं इसको लीन कर रहा हूँ राइट साइड को, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा दुनिया जहान के लोग हैं ना लेफ्ट साइड को इजीली लीन कर लेते हैं। देखो लेफ्ट में इसमें लीन एंगल यहाँ दिख रहा है, बट राइट का लीन एंगल देखो आपको इतना नीचे दिख रहा है, लेफ्ट राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो टायर्स हैं इनमें ही कुछ इशू है। अगर इनमें होगा अपोलो अल्फा H1 के मतलब स्टोर पे, मतलब इसके अपोलो के स्टोर पे जाके अपना बढ़िया प्रॉपर चेकआउट करवा लेंगे क्या सीन सपाटा है, और चेंज करवाने होंगे तो अंडर वारंटी है भाई, चेंज मार के देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बाकी एक बार सोच रहा हूँ पहले उन पे अंकल जी के पास चला जाऊँ जिनसे मैंने टायर डलवाए थे। टायर सही चल रहा है, टायर अच्छा चल रहा है, टायर में दिक्कत नहीं, बट पता नहीं क्यों ये आगे से कूद रही है। चलो फिर गाइस, आज के इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं कि 20,000 किलोमीटर में मैं तो भाई अपने डुकासुर से इतना इंप्रेस हूँ। अगर कोई 390 लेने का प्लान कर रहा है डेफिनेटली भाई गो फॉर इट है, जाओ जाके ले लो। मेंटेनेंस कॉस्ट इस बाइक का डाउन साइड है, जो महंगा है एक्सपेंसिव, अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट पे खर्चा होगा ही होगा। 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, अब इसकी 20,000 वाली सर्विस में भी कम से कम 6-7 हज़ार रुपये लगने हैं। किस चीज़ में लगेंगे, वही इंजन ऑयल वॉल सारी चीज़ें डलेंगी। हालांकि इस बार इसका देखो टायर भी सही है, ब्रेक पैड भी आगे का ठीक है, तो वो सब चीज़ें मेरे को नहीं डलवानी है। पर जब भी काम करवाने जाता हूँ कुछ ना कुछ लिटिल से इसके अंदर छोटे छोटे से खर्चे आ ही जाते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, करा लेंगे यार। अपनी बाइक हमें खुश रखती है, सही बता रहा हूँ मैं आज तक ये बता रहा हूँ भाई, मैंने जब भी थ्रोटल खींचा है ना इस बाइक का, जब भी थ्रोटल खोला है ऐसी बावली सी हो जाती है, और बस वहीं पे भाई आप इस बाइक के ऊपर मरमिट हो गए। आप कहोगे यार चीज़ हो तो ऐसी, बाइक लेनी है तो ये लेनी है वरना नहीं लेनी है, सही बता रहा हूँ। हालांकि खड़ी होने के बाद इतना अच्छा, इसका मतलब मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा टेंशन ग्रैब नहीं करती है, बट जब चलती है तो भाई रोड पर पूरा जहर मचा के चलती है। खैर रैश ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अपना थोड़ा बहुत भगा लो खाली हाईवे पे। बाकी चलो फिर इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 20,000 किलोमीटर के ऊपर एक डेडिकेटेड इस बाइक के ऊपर राइड रिव्यू बनाएंगे, जिसके अंदर आपको चला के बताऊंगा डे 1 पे कैसी चलती थी, अब कैसी चलती है, किन चीज़ों में इसकी मतलब ऐसा लगने लगा है कि हाँ ये थोड़ी सी पुरानी फील करवा रही है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी न्यू बाइक जैसा फील करवाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत। और अगर अपने किसी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए बाय।